Hello friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Friends, today we are going to discuss about the class 10th Political Science chapter 2 Federalism. First of all, we are going to discuss about the term. Let's discuss. Friends, Federalism क्या है? It is a system of government. ये इस तरह की गवर्नमेंट है कि यूजुअली इसमें 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते ही हैं, सेंट्रल और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ डिवाइड करती है। तो इस तरह के पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरलिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, फेडरलिज्म का कंपैरिजन करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ, तो ये कंसेप्ट हमारे माइंड में और क्लियर हो जाएगा। यूनिटरी गवर्नमेंट जस्ट अपोजिट होती है फेडरलिज्म के। यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पर केवल एक गवर्नमेंट है। जैसा आपने पहले सुना होगा, एक राजा होता था, वो ही सारे डिसीज़न लेता था, जस्ट लाइक दैट। जहाँ पर केवल एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स है, इट मीन्स नो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और अगर वहाँ पर सब यूनिट्स हैं भी तो उनके पास किसी भी तरह की अपनी सेपरेट पावर्स नहीं हैं, यानी कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को वहाँ डिवाइड नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, फेडरलिज्म को अच्छी तरह समझने के लिए हम फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट, देयर आर 1 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यस स्टूडेंट, ये इसका की फीचर है। फेडरलिज्म की बात करें तो आप ये माइंड में अपना सेट कर लीजिए कि वहाँ पर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, तभी वहाँ पर फेडरलिज्म है। जहाँ पर केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ फेडरलिज्म हो ही नहीं सकता। तो मोस्ट की फीचर इसका क्या है? जहाँ पर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। पहले इसको समझ लेते हैं, ये क्या है? डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एज वी आर हैविंग इन इंडिया द सेंट्रल लेवल, द स्टेट लेवल एंड देन द लोकल लेवल। गवर्न द सेम सिटीजन। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सेम सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टेकिंग अ पीपल ऑफ द सिटी, फॉर एग्जाम्पल आगरा, हमने आगरा के लोगों को लिया। अब आगरा के लोगों पर क्या मोदी जी के बनाए हुए कानून एप्लीकेबल नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। दैट्स वाई जो लॉकडाउन लगाया था उन्होंने 22 मार्च से लेकर के सो ऑन मई तक, वो पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल था, तो आगरे में भी था। तो गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जैक्टली। अब सेकंड चलते हैं स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर हमारे यहाँ योगी गवर्नमेंट है। तो योगी गवर्नमेंट जो भी लॉज या पॉलिसीज़ बनाती है वो आगरा के पीपल पर एप्लीकेबल होगा, यानी सेम सिटीजन गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें जो यहाँ का डीएम है, यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो भी डिसीज़न लेता है, जो भी पॉलिसीज़ बनाता है, वो आगरा के लोगों पर एप्लीकेबल होती ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल अब खुलेंगे, अब यहाँ पर रैली नहीं निकलेगी एंड सो ऑन। तो किसी भी तरह का जो डिसीज़न है लोकल गवर्नमेंट का, वो वहाँ के पीपल को इफेक्ट करेगा। ओके, तो हमने क्या देखा? द पीपल ऑफ आगरा गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्न बाय द लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से व्हेन द डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। ओके, तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो लेट्स कंप्लीट इट। But each tier has its own jurisdiction in specific matters in legislation, taxation and administration. It means students, सबसे पहले इस लाइन को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें jurisdiction वर्ड को समझना होगा कि jurisdiction वर्ड क्या होता है। Jurisdiction means the area over which someone has legal authority. एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुलिसमैन है। पुलिसमैन का क्या काम है कि जो भी चोर है या कोई भी क्रिमिनल्स है उनको पकड़ करके वो कहाँ ले जाए? लॉकअप में ले जाए।
लेकिन अब क्या हुआ, जो पुलिसमैन है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दैट्स वाई उसने एक चोर को पकड़ा और पकड़ के उसको मारा और मार के उसको इतना मारा कि वो मर गया। ओके, तो अब ये बताइए क्या वो पुलिसमैन उसे मार सकता था? नहीं, वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको सज़ा देने का जो काम है, उसे पनिश करने का जो काम है, वो हमारी जुडिशरी का है। तो जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ पर जिसका क्षेत्र का अधिकार है उसे मतलब वहीं तक काम करना है, इसके अलावा उसे अपना जो जुरिस्डिक्शन है लांघकर आगे नहीं जाना है। तो ये होता है जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स काम करती हैं टू गवर्न द सेम सिटीज़न, वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो पूरा पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारी जो डीएम हैं, इन्होंने देखा कि आगरा की पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम एक ट्रेन चलाते हैं। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ट्रेन चलेगी संजय प्लेस से सदर तक, लोकल ट्रेन, और इन्होंने ट्रेन की पटरियाँ बिछवाई और ट्रेन चलवा दी। इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, क्योंकि ये डीएम के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि उसका केवल अपने का मन करे और वो वहाँ पर इस तरह का कोई भी डिसीज़न ले पाए। ओके, तो इसके लिए जो डिसीज़न है वो कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवेज़ उनका डिपार्टमेंट है। तो इसको हम और आगे जब हम डिफरेंट लिस्ट पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। नाउ कम टू द थर्ड फीचर। थर्ड, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म का थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी डिफरेंट ईयर्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स हैं, उनका जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सारी ज्यूरिसडिक्शन को क्लियर करके रखता है, फेडरलिज्म में आते हैं। देन कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज द फंडामेंटल प्रोविजन of the constitution cannot be changed unilaterally by one level of government। कोई भी चेंज करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता। उसको चेंज करने के लिए जितने भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, स्पेशली 1 और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उन दोनों का कंसेंट होना चाहिए, तब जा कर के इस चीज़ में हम चेंज कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटल प्रोविजंस है। छोटे मोटे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं इसमें हम चेंज नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ, courts have the power to interpret the constitution and powers of the different levels of the government। तो आप देखिए जहाँ पर भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म है, वहाँ पे कोर्ट्स को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। फ्रेंड्स, कोर्ट्स के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है किसी को एनालिसिस करना, मतलब जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको देखा जाए कि वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको किस भावना के साथ लिखा है, इसी चीज़ को की व्याख्या करना ही इंटरप्रिटेट कहलाता है। तो फेडरलिज्म में कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रिटेट करे। एंड पावर्स ऑफ द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कभी भी किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में जो डिसीज़न है वो कौन देता है? कोर्ट्स देता है, क्योंकि कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आर्टिकल्स को, प्रोविजंस को इंटरप्रिटेट करना। तो वो पावर्स के बारे में भी रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकता है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तो इसका मतलब इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी चाहिए, लाइक दिस। इवन कभी पावर्स को लेकर के या किसी और मैटर पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे अपेक्स कोर्ट के पास होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। किसी भी तरह का, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वर्सेस गुजरात, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ केरला एंड व्हाटएवर, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट कहीं भी होता है तो इस तरह के केसेस को सीधा अपेक्स कोर्ट हैंडल करता है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए ही कोई भी डिसीज़न दिया जाता है। नेक्स्ट, source of revenue are clearly specified to ensure the financial autonomy of different levels of government।
यस स्टूडेंट्स, क्योंकि गवर्न करने के लिए नीड होती है मनी की, रिसोर्सेज की। तो रिसोर्स कहाँ से आता है? टैक्स से। तो कौन कहाँ से टैक्स लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं इन दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स फेडरलिज्म में सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ बिल्कुल क्लियरली पता होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो कितना परसेंट टैक्स सेंट्रल के पास जाएगा, कितना परसेंट टैक्स स्टेट के पास रहेगा, क्या होगा, कैसा होगा, सब क्लियरली स्पेसिफाइड रहता है, जिससे किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। Last but not the least key feature is the federalism has dual objectives: to safeguard and promote the unity of the country and to accommodate their diversity. तो फ्रेंड्स देखिए, समझने वाली बात है, ये इस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो फर्स्ट किसी भी कंट्री के लोगों को यूनिटी को प्रमोट करता है और उसको सेव करता है। जब वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री यूनाइटेड रहे, वहाँ के लीडर्स ऐसा चाहते हैं, तब वो अपनी कंट्री में फेडरलिज्म को जगह देते हैं। इस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि उनकी जो यूनिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। एंड सेकेंड वन इज़, वहाँ का जो लैंड है वहाँ पर डाइवर्सिटी है, तो उस तरह के डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए, जिससे सबका एकोमोडेशन बना रहे, क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ की फीचर्स अबाउट द फेडरलिज्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।